नमस्कार। आप देख रहे हैं द डायलॉग। मैं हूं बाबा विजेंद्र। आज 29 जनवरी है। आज गोडसे फिर बेचैन होगा। कल 30 जनवरी को करुणा के, ममता के, संबंध, संवेदना और संबोधन के शिखर पुरुष कल बापू को मारा जाना है। कल फिर बापू मरेंगे। गोडसे मरा नहीं है, गोडसे जिंदा है। रोज बापू मारे जा रहे हैं। चारों तरफ हे राम के स्वर व्याप्त है। जिन विसंगतियों के बीच अर्थ खोते शब्दों के जिस संसार में हम जीने को अभिशप्त हैं, आज हम बापू को अपने तरीके से याद करेंगे कि जिस बापू ने जैसी दुनिया बनाने का सपना देखा था, हम उन सपनों के कितने करीब हैं और हमारे हिस्से की क्या भूमिका होगी। हम लगातार विद्रूपता पर बहस करते हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन 2 कदम चलने की हमारी हिम्मत नहीं होती है। यह बात सच है कि हम अपने संवादों में कहते हैं यह 21वीं सदी की दुनिया है, यह दोहराव की दुनिया नहीं है। अब 21वीं सदी की जैसी दुनिया है, इस दुनिया में हम 1920 पिछली सदी के गांधी को हूबहू नहीं दोहरा सकते। ना अंबेडकर के दोहराव का वक्त है, ना गांधी के दोहराव का वक्त है, ना भगत सिंह के दोहराव का वक्त है। हमें अब गांधी प्लस, लोहिया प्लस, जेपी प्लस, अंबेडकर प्लस का चिंतन करना पड़ेगा। हमें दोहराव से मुक्त होना पड़ेगा। कल 30 तारीख फिर राजघाट पर जमावड़ा होगा, फिर वही दोहराव की बात होगी, फिर गांधी के मार्ग पर चलने की बात होगी, लेकिन वही होगा। फिर 30 जनवरी आएगा। द डायलॉग बड़ी रेखा खींचने की तैयारी में है। हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं, इस समाज को किस तरह देखना चाहते हैं, गांधी को याद करने की हमारी तैयारी क्या होगी। मैंने कहा था कि गांधी हरि की तरह अनंत हैं और उनकी कथा अनंत है। गांधी के किस पहलू पर छुएं और किसी भी पहलू को, जिन जिन विषयों को गांधी ने छुआ, आज वे सारे विषय हमारे सामने में है और किसी एक इशू को लेकर के नहीं। हमारे आंखों के सामने जो मौजूदा सवाल है, जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, अब तो एक मुद्दा पर बहस का नहीं है। गांधी को सामने रख करके राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, समाज, तमाम जो अराजकता हमारे सामने में व्याप्त है, हमें निश्चित रूप से सभी विषयों पर बात करने की आवश्यकता है। आज यह चौपाल, द डायलॉग का यह चौपाल विषय है गांधी, ग्लोबलाइजेशन और गाय। जो पूरी दुनिया में जो बारूदी ढेर पर पूरी दुनिया पड़ी हुई है, पूरी दुनिया इंतजार कर रही है, काश वह निहत्था था, किसी भी अंगरक्षक के बिना वह हिम्मत वाला, वो बूढ़ा
किस प्रकार से नोआखली के दंगे में करुण मानवता का आंसू पोंछने के लिए जाते हैं। आज जो हिंसा का माहौल है, सब लोग इंतजार करते हैं काश वैसा कोई हिम्मत वाला व्यक्ति हमारे सामने में होता जो हिम्मत से अपनी बात कह पाता हुआ। आज मैं मानता हूं साहब कि गांधी की मौत करुणा की मौत है, अहिंसा की मौत है, संवेदना की मौत है। आज गाय को हमने चुना है तो गाय हमारे लिए पशु नहीं है। गाय प्रकृति की जो मूक रचना है, जो बेजुबान रचना है परमात्मा की, उस बेजुबान जबात की गाय प्रवक्ता है। पूरे पशु जगत की प्रवक्ता गाय है। मैं गाय को अभी धर्म से जोड़ करके, पाप पुण्य से जोड़ करके उस अभिव्यक्ति में नहीं जाना चाहता। किस प्रकार बाजार और साम्राज्यवादी ताकत, उस ताकत ने गाय को औजार बनाया और पूरे हिंदुस्तान को समाप्त कर देने का खेल खेला। और 200 वर्षों से यह लगातार खेल जारी है। किस प्रकार से भारत के पुरुषार्थ को, भारत के प्राकृतिक संतुलन को, भारत के पॉलिटिक्स को साम्राज्यवादी ताकतों ने प्रभावित किया। और गांधी को इसलिए हम गाय से जोड़ के देखना चाहते हैं। गांधी जब यहां आते हैं तो गांधी नहीं आते हैं, गाय आती है। चाहे 1940 के कांग्रेस के प्रश्न हो तो उन्होंने कहा कि हिंदू स्वराज का कोई अर्थ नहीं है। हिंदू स्वराज की बुनियाद में उन्होंने गाय को रखा। उन्होंने कहा कि गाय के बिना हम हिंदू स्वराज की कोई कल्पना नहीं कर सकते। और गांधी रुकते नहीं है गाय को लेकर के। गांधी आगे भी 42 में जाके कहते हैं हम गाय को त्याग करके आजादी की कोई बात बेईमानी है। आखिर क्या था गांधी के जीवन में गाय का महत्व? यह हम जानते हैं कि गांधी ये समझते हैं कि भारत को जिंदा रहना है तो भारत के गांव को जिंदा रहना पड़ेगा। और भारत का गांव तभी तक जिंदा रहेगा जब तक उस गांव में गाय रहेगी। और गाय और गांव के बिना भारत की जीवंतता का कोई आधार नहीं हो सकता है। गांधी भी समझते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। अगर गांव मर गया, गांव उजड़ गया, तो गाय भी नहीं बचेगी और हिंदुस्तान भी नहीं बचेगा। आज हमने पूर्व पीठिका में यह बात की, क्या चैलेंजेज है। और जब गौ माता की भी जब बात करते हैं तो गौ माता की बात करने वाले भी लोग भी नहीं समझते हैं कि गाय यानी क्या। यह जो सुअर के जो नए क्लोन हैं, जो हॉलिस्टीन और जर्सी, जो गाय है, वो गाय है, वो क्या है, वो किस प्रकार से हमारे लिए खतरनाक है, समाज के लिए भी, आर्थिक स्थिति के लिए भी, संस्कृति के लिए भी और राज व्यवस्था के लिए। यह गाय डॉक्टर मित्तल जी और निविर शिवपुत्र जी, क्योंकि निविर शिवपुत्र जी रामचरितमानस, तुलसीदास, राम और गाय, वशिष्ठ और वाल्मीकि लगातार बोलते रहते हैं। और डॉक्टर साहब तो जो वर्तमान की जो चुनौतियां हैं गाय को लेकर के, डॉक्टर साहब ने विशद अध्ययन किया है। आज हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि जब गौरक्षा की बात होती है तो गाय कौन सी गाय, देसी गाय, जर्सी गाय, दोगली गाय। और हम लोग तो बचपन में डॉक्टर साहब कहते थे कि देखो ये तो गाली देना होता तो कहते थे कि सुअर की औलाद है। अरे भैया, आज तो सुअर के उस क्लोन से, जो क्रॉस ब्रीड से जो जर्सी गाय आई है, उसका हम दूध पिएंगे तो निश्चित रूप से यह पूरी पीढ़ी सुअर की संतान ही कहलाएगी। तो यह चैलेंजेज है। मुझे लगता है कि यह जो गाली थी कि यह सुअर की संतान है, यह दोगली है। अरे भैया, माता जब दोगली होगी, उसका दूध जब दोगला हो जाएगा तो हमारे ऊपर असर क्या होगा। इस दोगली संस्कृति में मुझे लगता है कि जो भारत की देसी गाय हैं, जो स्वदेशी हैं, तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब, मैं तो बात करता ही रहूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब अब उधर से अब अपने आख्यान को शुरू करें, तब फिर निविर भैया बात रखेंगे। जी डॉक्टर साहब। जी बाबा जी की जय हो। सबसे पहले मैं आपका
अनुग्रहित हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय को इस मंच पे लिया। अब वो बाबा जी, मैं आपसे और आपके श्रोताओं से भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो रेफरेंस पॉइंट है वो 1920 को ना बनाए, उससे जी 30 साल पहले जाए। जी जो क्योंकि हम लोग इस बात के अभ्यस्त हो गए हैं कि 1915 में महात्मा गांधी भारत में लौट आए और कहानी यहाँ से शुरू होती है। असल में कहानी वहां से शुरू होती है जब 20 साल की युवा उम्र में महात्मा जी लंदन में पहुंच गए। तो जी आप जो है 1899 में पहुंची, 1889 में पहुंची, 99 नहीं। तो उस समय लंदन में बहुत कुछ हो रहा था। वहां जी पर जो ग्लोबलाइजेशन का खेल जो अपने आंखों से महात्मा जी ने देखा, और वहीं से बैठ के उन्होंने हिंदुस्तान से जो आवाजें आ रही थी उनको सुना, तो हिंदुस्तान की जो आत्मा है वो उनके अंदर वहीं से प्रवेश कर गई। मैं जी आपको ये जी दो चीजें इस संदर्भ में जो है, 2 या 3 विशेष चीजें लंदन में महात्मा जी की आंखों के सामने हुई। जिन लोगों जी ने उनकी आत्मकथा को पढ़ा है वो उसको उसको फिर से अपनी स्मृति में जागृत कर सकते हैं। एक तो जी वहां पर उनको ये एहसास हुआ कि हिंदुस्तान से 1890 में बहुत बड़ा गौ रक्षा आंदोलन हिंदुस्तान में खड़ा हो गया था। जी जो लोग इस विषय को जानते हैं उनको इस बात का एहसास होगा। धर्मपाल जी ने इसके ऊपर पूरी किताब लिखी है। जी और किस प्रकार से इंग्लैंड की महारानी ने अपने लोगों को बोला कि ये जो गोरक्षा आंदोलन है ये मुसलमान के खिलाफ नहीं है, ये हम लोगों के खिलाफ है। जी क्योंकि क्योंकि अंग्रेज का राज जब भारत में 1808 में एस्टेब्लिश हो गया, दिल्ली में उनका कब्जा हो गया, उसके पीछे एक प्रेरणा तो ये थी ही कि कब्जा करने की, लेकिन जी दूसरी प्रेरणा ये भी थी कि बहुत बड़े स्तर पर गाय की खालों का कारोबार जो है वो शुरू हो गया। तो ये बात जी अक्सर चर्चा में नहीं आती कि सवाल गौ मांस का उतना नहीं था जितना कि गौ गौ की जो चमड़ी है उसकी जो जी इंडस्ट्रियल प्रयोग है उसका ग्लोबल जी स्तर पे कारोबार शुरू हो गया, जिसमें कि भारत की गायों को, भारत के बैलों को बहुत बड़े स्तर पे मारा जाने लगा। जी ये सबसे पहले हमको जो प्रस्थान बिंदु है यहाँ पे विचार करना पड़ेगा। इसके आगे की कहानी बहुत लंबी है, मैं अभी आपको जी संक्षिप्त रूप में आपके सामने रखना चाहूंगा। हम लोग ये भी ना भूलें कि करीब उसके करीब 100-200 साल पहले ये लोग अमेरिका में पहुंच चुके थे। जी वहां पे एक प्राणी था जिसको बिसौन बोलते हैं, जो भैंस जैसा था। जी लाखों लाखों भैंसों को इन लोगों ने वहां पे उनकी मार दिया। उसकी अनेक प्रेरणाएं थी। जी हिंदुस्तान में क्योंकि इतना बड़ा गोरक्षा आंदोलन खड़ा हो गया, इसलिए अंग्रेज की हिम्मत उस स्तर का नरसंहार करने की नहीं हुई। तो लेकिन उसकी जो गूंज गांधी जी के कान में पहुंची, साथ में जो वैक्सीन का व्यापार चल रहा था, गाय जी के माध्यम से चेचक की वैक्सीन बनाई जा रही थी, लाखों जी जबरदस्ती इंग्लैंड के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी, वो उसका विरोध कर रहे थे। जी लाखों लोग लंदन में उस वैक्सीन के खिलाफ इकट्ठे होते थे। तो जी महात्मा गांधी ने इन दो बातों के साथ इस बात का एहसास शुरू किया कि भारत की जो लड़ाई है वो गोरक्षा की लड़ाई है, गौ स्वराज्य की लड़ाई है, गाय को बचाने की लड़ाई है, जो किसी और को एहसास नहीं था। और जी 1920 के आंदोलन में उन्होंने यहाँ के जो यहाँ पे नारे लगे हिंदुस्तान में असहयोग आंदोलन में कि महात्मा गांधी की जय, अली ब्रदर्स की जय, तो खिलाफत वालों के साथ उन्होंने समझौता किया कि हिंदुस्तान में गोहत्या नहीं होगी। जी बाबा जी, तो ये जो 1920 में जो समझौता हुआ, उसके बाद हिंदुस्तान के लोगों को ये उम्मीद थी कि जब भारत की आजाद सरकार बनेगी तो यहाँ जी पे सबसे पहला कदम यहाँ की आजाद सरकार गो हत्या बंदी के पूर्ण बंदी के रूप में ये पहली घोषणा होगी। ये हिंदुस्तान के लोगों को ऐसा एहसास था। और उस बीच में बैलों को मार के, गायों को मार के, उनकी चर्बी का कारोबार करके, अनेक प्रकार से गाय के जो गाय आधारित जो यहाँ का इकोसिस्टम था उसको इररिपेरेबल लॉस अंग्रेज लोग पहुंचा चुके थे, क्योंकि उसके बाद जी सेकंड वर्ल्ड वॉर भी हुई। तो
दुर्भाग्य से हिंदुस्तान की जो संविधान सभा थी उसने पूर्ण गो हत्या का प्रस्ताव पास नहीं किया। उसमें बहुत सारे लूपहोल छोड़ दिए और उस लूपहोलों के कारण कमोबेश अनेक रास्तों से गो हत्या का जो प्रकरण है यहाँ पे जारी रहा। और मैं अंतिम बात अभी फिलहाल के प्रकरण में मैं ज्यादा लंबा बोल गया हूँ। मैं आपसे जी कहना चाहूंगा कि इतिहास की इतनी विडंबना है कि जी जैसे आदरणीय जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के प्रथम शिष्य थे, लेकिन जी उन्होंने कार्य तो सब उनके विरोध में किए। तो ऐसे ही गांधी जी के एक भतीजे थे, उन्होंने भारत सेवा संस्थान शुरू किया मफतलाल ग्रुप से मिलके। उन्होंने विदेशी सीरम मंगा के यहाँ पे गायों को लगा के क्रॉस ब्रीड का कार्यक्रम शुरू किया। वो गांधी जी के ही अपने जो है एक मानस पुत्र के द्वारा शुरू हुआ। उस क्रॉस ब्रीड से हिंदुस्तान की गायों को फर्जर नुकसान पहुंचा। आज कोई नंदी की स्थान की बात भी नहीं कर रहा है। अभी जो डलवाई कमीशन की रिपोर्ट आई है वो विशुद्ध प्रकार से कृत्रिम गर्भाधान के ऊपर आधारित है। जो भी लोग गाय के प्रकरण को जानते हैं, जो आप बार बार जो आपने कुछ भाषा का प्रयोग किया, कौन सी जर्सी वगैरह की बात की, जर्सी तो एक खुद फिजिकली यहाँ पे आती है। वो जो सीरम है, जो भी गाय को समस्या है वो जान रहा है कि उसके कारण से सही प्रकार से गर्भाधान नहीं हो पा रहा है। आज जो लाखों छुट्टी गाय घूम रही है यूपी के, बिहार के, बाकी देश के, मध्य प्रदेश के खेतों में, वो इसलिए नहीं घूम रही है कि वो असहाय है, वो वृद्ध है, वो इसलिए है कि उनका गर्भाधान नहीं हो पा रहा है। तो भारत सरकार जो है इन सब चुनौतियों के प्रति मैं विनम्र भाषा में कहना चाहूंगा सचेत नहीं है। और गाय की जो लड़ाई है, गाय को बचाने की लड़ाई है, वो आज और भी तीव्र हो गई है, उसकी चुनौतियां और बढ़ गई हैं। तो आपकी प्रेरणा से इस लड़ाई को हम कैसे लड़े, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा विषय है, 7 दिन इस पर चर्चा हो सकती है। तो मैंने संक्षेप में अपना निवेदन आपके सामने रख दिया। हाँ विजेंद्र जी। अब जी जी अब मैं कह रहा था कि हम लोग कर लेंगे। अब जो डॉक्टर साहब ने जो चिंता व्यक्त की और अभी तो बहुत सारी बातें होनी है, मुझे लगता है कि आज जो गांधी ग्लोबलाइजेशन और गाय, निविर जी गाय को किस रूप में देखते हैं और किस गाय को किस रूप में देखते हैं। मामला केवल गाय से बात नहीं बनेगी, केवल किस गाय गाय से को तो किस बात रूप में बनती देखते नहीं हैं। बाबा। जी, निविर जी विजेंद्र की जी गाय कैसी है, निविर जी की गौ माता कैसी है, हम लोग उस गौ की चर्चा सुनना चाहते हैं आपके मुंह से। मैं आऊंगा, गाय पर भी जी आऊंगा, लेकिन जो प्रत्यक्षतः जो विषय रखा है आपने, गांधी ग्लोबलाइजेशन और गाय, जी तो ये प्रत्यक्ष रूप से बड़ा ही कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है। जी कह सकते हैं कि थोड़ा पहली नजर में लगता है कि इम्पॉसिबल काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन आपने बना करके हमारे सामने रख दिया है। गांधी का ग्लोबलाइजेशन से क्या रिश्ता है? गांधी राष्ट्रवाद के लिए जाने जाते हैं, भारतीय स्वतंत्रता के अग्रणी नेता के रूप में गांधी के नाम पर हम लोगों ने एक युग देखा है, जिसको कि हम गांधी एरा के नाम से इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं। लेकिन थोड़ी सी गहराई में जाने पर मुझे यह अंतःसंबंध स्पष्ट होने लगता है। सबसे जी पहले तो गांधी के राम के लिए गांधी जाने जाते हैं, और राम के अवतार के पहले के समय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, द्विज गो सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान जी राम जी के जी अवतार की वजह बताई उन्होंने कि द्विज गो को शामिल किया उन्होंने। द्विज कहते हैं जो कि दो जन्मा होता है, दोबारा जो जिसका जन्म होता है, अर्थात संत महात्मा सन्यासियों का कहा जाता है कि एक बार जब सन्यास ग्रहण करते हैं तो दूसरा जन्म होता है, इसलिए उन्हें द्विज से संबोधित किया गया। गो का तो सीधा अर्थ गाय ही है। और इस संगति में सुर देवताओं को, संतों को शामिल किया। इन सब की रक्षा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतरण होता है पृथ्वी पर। इससे समझा जा सकता है कि गाय हमारी संस्कृति का कितना बहुमूल्य और अभिन्न अंग रही है।
दूसरी बात, गांधी पर ओंकार मित्तल साहब तो विद्वान ही हैं, उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों को बड़े अच्छे ढंग से रखा और विषय प्रवर्तन किया, लेकिन मैं तो गांधी को केवल उनके दो जो स्तंभ है, सूत्र हैं, अहिंसा और सत्य, उसके जरिए ही पहचानने की कोशिश की है हमने। क्योंकि जो व्यक्ति जिसका सारा जीवन परम सत्य के संधान के लिए किए जा रहे प्रयासों की श्रृंखला हो, जो अपनी जीवनी का नामकरण करता हो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो गांधी अपने अनुसरण का न्योता नहीं देते हैं, उसका आदेश नहीं देते हैं, वो एक वे ऑफ लाइफ प्रपोज करते हैं, एक जीवन पद्धति प्रपोज करते हैं और कहते हैं कि आप इस जीवन पद्धति को अपनाएं तो सत्य का दर्शन आपको हो सकेगा, सही चीज तक आप पहुंच पाएंगे। वरना तो ये जो तत्व हैं, ये ग्लोबलाइजेशन वाले तत्व हैं। नहीं तो भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न भिन्न है, दुनिया भर में अलग अलग मानक होंगे, अलग अलग मूल्य होंगे। अब रेगिस्तान में जो धर्म फल फूल रहा है, वो उसमें मांसाहार उसके नैतिक मूल्यों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जीवन रक्षा के लिए मांसाहार जरूरी है, तो वहां पे मोहम्मद पैगंबर कहते हैं। लेकिन जो बुनियादी चीजें हैं, अहिंसा, अहिंसक होना चाहिए, और अहिंसा की परिभाषा बहुत व्यापक गांधी ने दी है। और गाय मूलतः सत प्रधान पशु है, यह प्रत्यक्ष है। मतलब कोई आध्यात्मिक सत्य, कोई मैं रहस्योद्घाटन नहीं कर रहा हूं, जो चीजें आंखों के सामने है, आखिर उसकी बनावट ही परमात्मा ने ऐसी चीज बनाई कि मूत्र से लेकर के और उसका गोबर से लेकर के हर चीज पवित्रता का प्रतीक। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पूर्वज कोई अंधविश्वासी थे। सत्यदर्शी ऋषियों ने, महात्माओं ने अगर गोबर को पवित्र बताया, और हम देखते हैं उसका टेक्सचर, अगर देसी गाय है और जो उसका मूल भोजन है अगर वो कराया जा रहा है, तो वो गोबर कितना उपयोगी होता है। वो दवा से लेकर के तमाम कार्य आप उससे कर सकते हैं। मच्छर भगाने तक के लिए उपलों का उपयोग करते हैं हम लोग। तो इतने विभिन्न प्रकार के उपयोगों, मतलब ये तो जैसे सरिता के लिए, गंगा के लिए कहा गया है कि गंगा हमारे जीवन की प्राण धारा है, वैसे ही गाय भी कहीं ना कहीं भारतीय जीवन पद्धति में हमारी प्राण धारा के समान है। हम अहिंसा की बात करते हैं, तो ऋषियों ने, जो सत्यदर्शी लोग हुए हैं, उन लोगों ने बताया है कि उसके शरीर से, जो अब तो साइंस भी इसको मतलब एस्ट्रल बॉडी को भी एनालाइज कर रहा है, उसका ऑरा जो होता है, उसके चारों ओर जो एक एस्ट्रल लाइट का ये रहता है, प्रभाव रहता है, उसको कहा है कि बड़ा ही सात्विक और अहिंसक। इसलिए गाय के शरीर पे अगर कोई लगातार हाथ फेरता है तो उसमें सद्विचारों का आगम स्वयं स्वाभाविक रूप से होगा, ऐसा बताया गया है। तो हम इन बातों के साथ जोड़कर देखते हैं तो सचमुच गांधी, गाय और ग्लोबलाइजेशन एक ही श्रृंखला के, मतलब एक ही धारा के कड़ी के रूप में है। जी जी जी, एक ही बिरादरी का शब्द है कि गांधी और गाय और ग्लोबलाइजेशन। जी, एक बात यहाँ यही है कि
कि गेरुआ वस्त्र में कभी रावण भी आए थे और भारत के स्वत्व का, सतीत्व का उन्होंने हरण किया। तो इस प्रकार से मामला केवल जैसे गेरुआ पहन लेने से रामत्व की कल्पना नहीं की जा सकती है, रावण भी हो सकते हैं। लेकिन जब गाय की बात हम करते हैं तो गाय तो बहुत सारी पड़ी है। तो जब गौरक्षा की बात करते हैं तो किस गायों की रक्षा करनी चाहिए? हमें सभी जीवों के प्रति दया रखनी चाहिए, जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब गौरक्षा की बात हम करते हैं, जो मूल विषय है, गांधी जी किस गाय की, हालांकि गांधी तो पूरी मानवता की, पशु जगत के, संपूर्ण चराचर जगत से गांधी एकात्म स्थापित कर रहे थे और पूरा जीवन उनका वही था। और पानी से लेकर के पत्थर तक और सब कुछ में वह गांधी अपनी भावना को पिरोते थे। लेकिन जब गांधी गाय की बात करते हैं तो गांधी की कौन सी गाय थी? ये कुरियन महाराज के द्वारा जो लाए गए जो श्वेत क्रांति है, जो व्हाइट फ्लड है, जो अधिक उत्पादकता के नाम पर जो विदेशी गाय आई है और जो भारत की जो मौलिक गाय है उसको समाप्त की है। जब गांधी की स्वदेशी की बात होती है तो गांधी की स्वदेशी में देसी गाय भी आती है। तो गांधी की जब स्वदेशी की बात करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि गांधी की स्वदेशी आर्थिक अवधारणा नहीं है, गांधी की स्वदेशी एक आध्यात्मिक अवधारणा है। तो गांधी की इस आध्यात्मिक अवधारणा में जब गांधी गौरक्षा की बात करते हैं तो गांधी की गौरक्षा में ये जर्सी हॉलिस्टीन या फिर देसी गाय, और डॉक्टर साहब भी इन दिनों लगातार देश के तमाम समूहों से बात कर रहे हैं। देश की जो मूल गाय थी, जब डीएनए की बात होगी या फिर जो और भी वैज्ञानिक शब्दावली है, जो पुरखों से जुड़ने की बात होगी, पूर्वजों से जुड़ने की बात होगी, हमारा रक्त संस्कार व सनातनता से जब जुड़ेगा तो इस तमाम प्रकार की जो बहस चल रही है उसमें देसी गाय की रक्षा करना कितना जरूरी है, इस संबंध में हम डॉक्टर ओंकार मित्तल से जानना चाहेंगे। क्यों जरूरी है देसी गाय की रक्षा? क्या देसी गाय के नाम पर जर्सी हॉलिस्टीन या ज्यादा दूध देने वाली गाय से क्या भारत की संस्कृति बचेगी, या ये गाय भारत की संस्कृति को गति देने में सहायक है? डॉक्टर साहब। बाबा जी, ऐसा है कि पहले इस विषय को इस प्रकार से समझने की जरूरत है कि जो भारत का गोवंश था, जिसको आप देसी गाय कह रहे हैं, सबसे पहले तो महात्मा गांधी के समय, मतलब आजादी से पहले, उसमें जर्सी इत्यादि का प्रश्न नहीं था। पहले आप इस बात को इस रूप में आपके और आपके साथियों से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा। और शिवपुत्र निर्वीर जी बैठे, इनसे मेरा पहली बार परिचय हुआ, इनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो मेरी कोई त्रुटि हो तो मुझे सही करने हो, क्योंकि मैं तो आधुनिक दृष्टि से इस विषय का विद्यार्थी हूँ, मैं परंपरागत गौभक्त नहीं हूँ। तो आपने जो प्रश्न पूछा है, तो आप सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखें कि यहाँ के गोवंश को, यहाँ के नंदी को इंपोर्ट करके वो अपने देशों में ले गए, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में, अपने गोवंश का सुधार करने के लिए। इस बात को अक्सर ये डिबेट में ये बात आती नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो यहाँ पर जो अंग्रेज का, फिरंगी का हमला हुआ गाय के ऊपर, वो बहुआयामी हमला था। उन्होंने चरागाह को नष्ट किया अनेक रूपों में। उसके मैं विस्तार से अभी आपके सामने नहीं जाना चाहता हूँ कि अगर गाय चरागाह में खुली घूम रही है दूर दूर तक, तो उसको आहार की कोई कमी नहीं है। जब उसको आहार की कोई कमी नहीं है, तो जो यहाँ पर 1800 ईस्वी में जो गाय थी, उसका दूध का कितना उत्पादन था, ये तो हमारे इतिहासज्ञों ने बताया नहीं, अनेक बातें इतिहास में बताई। ये बात तो नहीं बताया कि इस समय गाय कितना दूध देती थी। ये जो लक्ष्मी नारायण मोदी थे, आप, मुझे पता नहीं आप उनके नाम से परिचित है कि नहीं, और रिकॉर्ड है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे
बैलगाड़ी दौड़ती थी। तो आज की मोटर गाड़ी से कम उसकी स्पीड नहीं थी। आपको आश्चर्य होगा कि मेरे अपने खास ताऊ वो बैलगाड़ी दौड़ाते थे और बैलगाड़ी को दौड़ाते हुए बहुत आगे ले जाते थे। तो जो यहाँ की नंदी की ताकत थी, जो यहाँ के बैल की ताकत थी, जो गाय की, जो वो, जैसे आप तो बिहार के हैं, बिहार में मैंने देखे कि 70-80 साल के लोग कुछ ऐसे हैं जो 6.5 फुट के हैं। आज तो 6.5 फुट का पैदा हो रहा है। तो ये पिछले 100-150 सालों में जो गोवंश का ह्रास हुआ, उसका दूध कम हो गया, उसकी जो है प्रजनन क्षमता कम हो गई, उसकी जो सांड है उसकी प्रजनन क्षमता कम हो गई। पहले हमको इस पर निगाह रखनी पड़ेगी। अब जब देश आजाद हो गया और इसको सही करना था, गाय को सही भोजन मिलना चाहिए था, नंदी के द्वारा जो है गर्भाधान की व्यवस्था होनी चाहिए थी। मैं जब 20 साल की उम्र में गाँव में पहुंचा, सबसे पहले मुझे समझ में आया कि यहाँ पे सांड की व्यवस्था नहीं है मेरे ऐसे व्यक्ति को, ठीक है। तो इन्होंने ये करने के बजाय दुर्भाग्य से महात्मा जी के अपने ही भतीजे के हाथ से, वो मनु भाई शाह उनका नाम था, मोहम्मद के साथ मिलके उन्होंने कृत्रिम सीरम का आयात करना शुरू किया। यहाँ पे टीका लगाया जाने लगा। तो क्रॉस ब्रीड की एक नई चीज शुरू हुई यहाँ पे। जो यहाँ की जो भी ये गाय वगैरह इन्होंने इंपोर्ट की, वो यहाँ पे कूलर लगा के उनको चलाना पड़ता था। वो डॉक्टर साहब, इसी में थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि जो अरूस शब्द है, और अंतिम बात जोड़ दूं कि ये इसका विरोध करने वाले आज भी अनेकों लोग आप बिठा लीजिए, 100 विद्वान मिल जाएंगे जो कहेंगे कि नहीं, जब तक नंदी वापस नहीं आएगा ये गाय हमारी सही नहीं हो सकती। अब आप ये कर रहे हैं कि आप एक ऐसी टेक्निक ला रहे हैं जिससे कि केवल गाय पैदा होगी, नंदी पैदा ही नहीं होगा। ये आर्टिफिशियल सेमिनेशन की ऐसी तकनीक दलवाई कमीशन की जो रिपोर्ट आई है 2018 में, इस सरकार के आप अशोक दलवाई की बात कर रहे हैं ना? जी, उसमें आप पढ़ लीजिए। उसमें नंदी की बात नहीं की गई है। अब नंदी का महत्व तो आप उसमें 1 घंटा बोल सकते हैं बाबा जी, और अपने शिव पुत्र जी बैठे हैं तो ये भी मैं समझता हूँ बोल सकते हैं, मैं थोड़ी बोलूंगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये लोग नंदी की भूमिका को गायब कर दिए। जो अंग्रेजों ने लिखा वो इन लोगों ने कर दिया। तो आप देसी गाय की बात को इस संदर्भ में रखें, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। जी, एक तो ये बात जो डॉक्टर साहब जो है, बार बार मैं उस विषय पर आना चाहता हूँ। एक तो आम लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को भी यह पता नहीं है, जो अरूस, शायद मेरी जो स्पेलिंग है, और औरस भी बोलते हैं, अरुस, जो जानवरों का शिकार करने में यूरोप के लोगों को, खास करके जर्मनी और नीदरलैंड के आसपास में, वहां जब जानवरों को शिकार करने में जब बहुत दिक्कत होती थी, तो उसका क्रॉसिंग कराया गया ताकि उनकी जो उनको शिकार करने में सुविधा हो। और फिर वही जो नई नस्ल आई, हॉलिस्टीन या जर्सी में जो नई नस्ल आई, तो वो शिकार करने के लिहाज से जो सुअर से क्रॉस कराया गया, सुअर से क्रॉस कराने के बाद जो नई नस्ल गायों की हुई, आज वही गाय जर्सी या अन्य यूरोपियन कंट्री में, खासकर जर्मनी और नीदरलैंड में, वह सुअर से क्रॉस करा करके आप अगर जर्सी गाय का चेहरा देखेंगे, तो मैं नहीं कहता हूं राक्षस है, राक्षस भी हमारे यहाँ देसी गाय का दूध ही पी के आए थे, तो हमारे यहाँ और राक्षस और देवता का संघर्ष का मामला वो नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर की जो ममताहीन उपस्थिति है जर्सी और विदेशी गायों की, कि अगर उनके बच्चे को मार दिया जाए, जर्सी गाय के बच्चे को, तो वह इस प्रकार से यह है कि उनको कोई ममता नहीं है, वह अपना पेट भरते रहेगी, उनका बच्चा मर जाए। लेकिन देसी गायों का, जिसको हम गौ माता कहते हैं, कि बच्चे के बिना यह मां नहीं रह सकती है। जरा सा बच्चा बीमार हो तो देसी गाय भोजन छोड़ देती है, हाँ, खाना नहीं खा सकती है, और जिधर जिधर बच्चा को लेके जाएंगे तो देसी गाय उसके पीछे, मतलब कुआं तक में देसी गाय गिर सकती है। भारत की ममता, भारत की करुणा की यह पहचान देसी गायों से दिखती है। लेकिन जो पश्चिम से गाय आई है, जो पश्चिम की गाय हैं, अधिक दूध देने के नाम पर
अधिक उपयोगिता के नाम पर जब तक दूध देगी तो दूध देगी, नहीं तो बगल में बूचर खाना भी है, डेयरी भी है। डेयरी और बूचर खाना दोनों, जब तक दूध दोगी तो तुम दुधारू पशु हो, दूध खत्म हुआ तो बूचर खाना में तुम्हारा मांस भी जरूरी है, तुम्हारा दूध भी जरूरी है। लेकिन भारत की संस्कृति में जहां माँ की ही पूजा है, माँ की ही अभिव्यक्ति है, और हम तो कहते हैं कि माँ किसी स्त्री का नाम नहीं है, माँ का कोई रूप रंग आकार नहीं होता है, माँ तो एक अनुभूति और एक एहसास का नाम है। लेकिन जब गाय के प्रति हम मातृत्व भाव से, हाँ, गाय के प्रति जब हम ममता मतलब कि माँ के रूप में जब गाय को देखते हैं, तो माँ से वही अपेक्षा होती है कि मुझ जैसे संतान को, मुझ जैसे पुत्रों के प्रति गाय दयावान होगी। लेकिन श्वेत क्रांति के बाद जिस प्रकार की जो गाय की नस्लें भारत में आई है, वह निश्चित रूप से जो दलाल वैज्ञानिकों की जो भीड़ है, जो उसका समूह है, अपने हिसाब से सर्वे करके कि यह दूध ऐसा है, दूध ऐसा है। अब तो पूरी दुनिया और दुनिया के वैज्ञानिक यह मानने लग गए हैं कि अगर देसी गायों के दूध का दीर्घकाल तक सेवन हुआ तो निश्चित रूप से इसमें कई प्रकार की बीमारियां, चाहे वह रक्तचाप का हो, ब्लड प्रेशर का हो, शुगर का हो, कैंसर का हो, डायबिटीज का हो, यह दूध दूध नहीं जहर है। तो लेकिन बाजार के नाम पर, बहुत लाभ कमाने के नाम पर जिस प्रकार से इस प्रकार के जहरीली गायों को भारत में लाया गया है, एक बड़ी चुनौती भारत में है कि जब गाय की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम यह नहीं कर रहे कि किसी अन्य पशुओं को आप काट करके आप खत्म कर दें। मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूं कि मैं अहिंसावादी हूं। मैं इतना कह रहा हूं कि जो मनुष्यता के, जब गांधी कहते हैं कि गाय के बिना हमारे स्वराज का कोई अर्थ नहीं है, यह हमारी आजादी अर्थहीन होगी। गांधी यहां तक 42 में और करो और मरो का नारा देने के पहले गांधी जब गाय पर बोलते हैं तो गाय के बिना स्वराज का कोई अर्थ नहीं है। तो निश्चित रूप से गाय का महत्व भारत और भारत के गांव के लिए किस तरह है, आज 100 वर्षों के बाद जिस तरह से गांव तबाह हुआ है, जिस तरह से गांव उजड़ रहा है, गांव से पलायन जारी है और गांव की खेती तबाह है। और खेत में डॉक्टर साहब, आप तो सुमन सहाय, वंदना श्रीवास्तव आपके मित्र हैं, जो भारत की खेतों में जो बीज आए हैं, मैं साफ इस बात को कह रहा हूं कि यह अभागा जनरेशन है। हर माता पिता अपनी संतान के लिए थाली में जहर परोस के दे रहे हैं। सब्जियां जेनेटिक मॉडिफाइड सीड का, गेहूं जीएम सीड का, दाल जीएम सीड का, और दूध भी वह जो सुअर के जीन से डेवलप की हुई जो जर्सी गाय है, तो यह जर्सी गाय, वह दूध भी हमारे हलक में। मिनट तो एक मिनट मैं ये कहना चाहता हूँ जी, सुनने में बहुत अच्छी और ज्ञानवर्धक बातें आप बता रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम लोगों को द डायलॉग के जरिए इनके दोनों पहलुओं पर विचार करना चाहिए। यह घाल मेल करके ही दुनिया जो है वो गलत रास्ते पे जा रही है। जी, मतलब गांधी अगर संवेदना और संबोधन और करुणा के प्रतीक हैं, तो वैज्ञानिकता के भी वो किसी भी निकष पे खरे उतरे। आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक ने यदि यह कहा कि माफ करें, कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही अविश्वास कर पाएंगी कि हाड़ मांस का ये पुतला गांधी नाम का व्यक्ति भी इस धरती पर चला था। जी, तो आप समझ सकते हैं कि आइंस्टाइन केवल गांधी की आध्यात्मिकता के ही मुरीद नहीं थे, उनकी वैज्ञानिक सोच। और इसी चीज को मैं रेखांकित करना चाहता हूं कि गांधी अगर गाय को की पक्षधरता दिखा रहे हैं तो इसके पीछे केवल संवेदनात्मक जुड़ाव या सांस्कृतिक जुड़ाव ही नहीं है,
बल्कि वैज्ञानिकता भी है। तभी तो वो गाय ही क्यों, बकरी के दूध को भी उतना ही महत्व देते हैं। जी क्योंकि बकरी का दूध अब किसी भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो मैं ये कहता हूं कि आज दुनिया के सामने ओंकार मित्तल जैसे विशेषज्ञ लोगों को ला करके द डायलॉग, और जो हकीकत है उसका उद्घाटन करेगा। ये तो कोई छिपी छिपाई बात नहीं है, ये किसी लाग लपेट की जरूरत नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष देख सकते हैं आप। जर्सी गाय के दूध को और देसी गाय के दूध का वैज्ञानिक विश्लेषण करवा लीजिए ना, उसका देख लीजिए कि उसमें क्या ताकत है, उसमें क्या कितना प्रोटीन की मात्रा क्या है, और वो कितना फायदेमंद है। और जिसको आप जहर कह रहे हैं वो केवल बाबा विजेंद्र ऐसे ही भावनात्मक जुड़ाव के चलते नहीं जर्सी गाय के दूध को जहर जी बता रहे हैं, उसका वैज्ञानिक विश्लेषण करके और यह तथ्य उजागर किया जा सकता है। तो मैं ये तो कॉल देना चाहता जी हूं कि गांधी हो या ग्लोबलाइजेशन का सवाल हो या गाय हो, ये तीनों का ही एक भावनात्मक पक्ष भी है। भावनात्मक पक्ष ये है कि गांधी जब कहते हैं, तो गांधी जब राम को याद करते हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से याद करते हैं। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम कहते हैं। वैष्णव जन तेने कहिए, नासी मेहता का भजन उनको सबसे प्रिय था। जे पीड़ पराई जाने रे, दूसरों को दुख को। तो वो पूर्व पीठिका, संवेदना मात्र पूर्व पीठिका है जो सूत्र वो सौंपने जा रहे हैं आने वाली पीढ़ियों को, सत्य और अहिंसा का। अहिंसा क्यों, क्यों हम अहिंसक हो? ऐसा नहीं है कि किसी अनदेखी चीज के लिए या रहस्यमय सत्ता से साक्षात्कार के लिए ही यह जरूरी है अहिंसा। अहिंसा सांसारिक जीवन में, जागतिक जीवन में भी उतने ही उपयोगी और मजबूत जरिया है। यह करके भी दिखाया उन्होंने, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान उसका प्रयोग करके दिखाया। उन्होंने जो कुछ भी कहा, सत्य कितना पावरफुल हो सकता है, सत्य की शक्ति को दिखाया। वैसे ही गाय हमारे लिए कितना फायदेमंद है, यह गांधी की मंशा यह थी कि वो गाय के की संगति से हम कितनी मजबूती हासिल कर सकते हैं सांसारिक तौर पे भी। जी इस जी तो इसको भी जी उजागर किया जाना चाहिए। तो जी डॉक्टर साहब अभी निबिर जी ने बात रखी है, हम तो 8 बजे रात में फिर चौपाल पर आएंगे। चलते चलते अगर आप कुछ इस राष्ट्र के नाम संदेश देना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब दे दें कि हम लोग जारी रखेंगे। गांधी, गाय और स्वदेशी, गांव। हम लोग तो बार बार कहते हैं, आपसे चर्चा होती है कि गांव, गाय, गंगा, गीता, गायत्री, गांधी, गुरुदेव, इस पर चर्चा जारी रहेगी। और इसको हाशिए का सवाल ना बनावे। और यह कोई अकादमिक विषय भी नहीं है, यह मनोरंजन का भी विषय नहीं है, ना स्वांतः सुखाय के विषय है। बोलना है तो कुछ बोलना है। यह प्रश्न अब हमारे अस्तित्व का प्रश्न हो गया है। तो जब अस्तित्व का प्रश्न हो जाए तो इसको नकार करके नहीं चला जा सकता है। अगर आप कुछ कह सके तो अभी कहें, अन्यथा फिर 8 बजे रात को पुनः चौपाल पर हम लोग हाजिर होंगे। डॉक्टर बाबा जी, साहब। ऐसा है कि जो इस समय गाय को लेके राष्ट्रीय स्तर पे भ्रम की स्थिति बनी हुई है, उससे बाहर आने की जरूरत है। जी पहली बात ये है। और उसके लिए सबसे पहले हमको सभी पक्षों को मिलके, मैं किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी पक्ष जो है, सरकार, किसान, गौपालक, गौशाला के प्रबंधक, इन सबों को बैठ के एक राष्ट्रीय गाय नीति का घोषणा करनी पड़ेगी। हमारी आज कोई जी राष्ट्रीय गाय नीति है ही नहीं। बात जी केवल गौहत्या की नहीं है, सभी पहलुओं पे। जो जी हमने चारागाह की बात की, जो हमने चारे की बात की, जो हमने प्रजनन की बात की, जो हमने नंदी की बात की, जो हमने बैल की बात की, जो देसी गाय की बात की, जो दूध की बात की, स्वास्थ्य की बात की, इन्हीं सभी पहलुओं पे 20 पेज को या 200 पेज की हो एक नीतिगत डॉक्यूमेंट राष्ट्र के नाम पे बना के और हमें राष्ट्र को समर्पित करना पड़ेगा, जिससे भ्रम की जी स्थिति दूर हो। पहली बात ये। जी जी बहुत बहुत नमस्कार। आप द डायलॉग पर आज गांधी शहादत दिवस की पूर्व संध्या पर हमने कुछ चर्चा की है। और निश्चित रूप से तकनीकी कारणों से हम चर्चा को बहुत बेहतरीन नहीं कर पाए। और भी बेहतर बातें हो सकती है, समय का भी अभाव रहा और विषय भी
बहुत लंबा हुआ है, लेकिन यह है कि हम कुछ कुछ अंश पर हम लोग चर्चा जारी रखेंगे। अगर द डायलॉग पर यह बहस आपको अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साझा करें और आप भी हमसे जुड़े। आप मैं व्हाट्सएप नंबर मेरा है 9311821837। इस पर आप अपना विषय सुझाइए, आप हमसे जुड़े और इस देश के जो बुनियादी सवाल है, इन सवालों को हाशिए से फिर से मुख्य धारा में लाइए। बने रहिए हमारे साथ में। बहुत बहुत नमस्कार और तमाम अतिथियों को भी मेरा प्रणाम।